हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मजेदार उपन्यास भक्षक का पार्ट 6। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। राठी का कोई बिजनेस था जिसमें उसे ऑफिस चलाने के लिए एक प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी। बिल्डर बताता था अपने आप को, लेकिन बताता ही था। असल में सुना है कोई 2 नंबर का धंधा करता था। जरूर करता होगा, शक्ल से ही ऐसा लगता है। कैसा लगता है? 2 नंबर का अमीर खानदानी रईस होता तो क्या वो मेरे से वैसे पेश आता जैसे कि पेश आया था? कैसे पेश आया था? मेरे साथ गाली गलौज की जुबान बोल रहा था। मुझे भुक्का मच्छर कॉकरोच बोल रहा था। एंधी मादी रमाकांत भड़का, एंधी भेंदी। तुम अपनी बात तो मुकम्मल करो। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो? अब छोड़ो भी, मैं कौन सा उससे दबा था। फुल फिट कर दिया था। फुल? हाँ, मतलब अब तेरे वड्डे बाबा जी के कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं तो ये हाउसकीपर सयाली सूद इकबालपुर में राठी की मुलाजमत में थी। इंटीमेट मुलाजमत में पीएस थी उसकी। इसलिए जब राठी इकबालपुर से खिसका तो वो भी साथ चली आई। साथ नहीं चली आई, मेरे ख्याल में बाद में बुला ली गई। इस ख्याल की वजह यही कि बीबी को, किरण को नहीं मालूम था कि नॉर्थ शोर पर उसकी हाउसकीपर पहले इकबालपुर में राठी की प्राइवेट सेक्रेटरी होती थी। पता होता तो वो उसे एक सेकंड घर में न टिकने देती। जरूर यही वजह हाउसकीपर के होमली बनकर रहने की भी है। अपने असल किरदार के मुताबिक फटाका बन के रहती तो घर में ही कंपटीशन खड़ा हो जाता। वो तो खड़ा हुआ ही होगा जरूर, लेकिन मौजूदा हालात में कथित बीबी को उसकी खबर नहीं होगी ना। ठीक, प्राइवेट सेक्रेटरी के यहाँ भी राठी के साथ होने की एक और भी वजह हो सकती है। क्या? वो जरूर उसकी राजता होगी। आखिर प्राइवेट सेक्रेटरी थी। वो जरूर राठी के 2 नंबर के धंधों से और काले धन के उसके इन्फ्लो से पूरी तरह वाकिफ होगी। शायद इसी वजह से राठी ने उसे पीछे नहीं छोड़ा था। दम है तेरी बात में। वो नेपाली खानसामा भी क्या राठी के साथ पीछे इकबालपुर से ही था? नहीं, उसको उसने यहीं आके इंगेज किया था। मैं अभी तक हैरान हूँ कि एग्रीमेशन वालों को उस शख्स की, उस वाहिद शख्स की नॉर्थ शोर पर राठी की कोठी में मौजूदगी की खबर कैसे लगी। वो कहता है ना, उन्हें कहीं से गुमनाम टिप मिली। उसी के बाबत क्यों मिली? हिंदुस्तान तो नेपालियों से भरा पड़ा है। उस पर बांग्लादेशी होने का शक भी तो बताया जाता है। बांग्लादेशियों से भी भरा पड़ा है। किसी को उससे कोई खुंदक होगी जो किसी ने यूं ही निकाली होगी। इमिग्रेशन के बाबत टिप दे के उसे गिरफ्तार करा के। हाँ, पता लगा सकते हो कि वो शख्स किस पोजीशन में है। अगर इस बात की कोई अहमियत समझता है तो पता लगा सकता हूँ। अहमियत तो कोई समझ में नहीं आ रही। किसी की गुमनाम टिप पर इमिग्रेशन वालों ने एक नेपाली को गिरफ्तार कर लिया और शायद उसे डिपोर्ट कर दिया। इसमें अहमियत वाली कोई बात तो नजर नहीं आती। तो छोड़ पीछा। ठीक है, छोड़ा। अब बोल, इस सिलसिले में आगे तेरा क्या इरादा है? मेरा नंदन राठी से इसलिए एक और मुलाकात करने का इरादा है क्योंकि अब मुझे पता है कि वो असल में रघुनंदन राठौर है। वो तुझे पास भी नहीं फटकने देगा। उसे नहीं मालूम कि ये बात मुझे मालूम है। अरे, उस वजह से नहीं। जैसा कड़क वो तेरे से बोला, जैसे उसने तुझे अपने घर से रुखसत किया था, उस वजह से। अनिल कपूर कहता है कि अब वो वैसे पेश नहीं आएगा क्योंकि अब उसे मीडिया की ताकत का एहसास हो चुका है।
बजारिया अनिल कपूर, उसने अपने व्यवहार पर बाकायदा शर्मिंदगी जताई है। फर्जी होगी, क्योंकि इकबालपुर से जो रिपोर्ट मुझे मिली है उससे लगता है कि वो आदतन बहुत अक्खड़, बहुत हॉस्टाइल आदमी है। हालात बदलते हैं तो मिजाज भी बदलता है। देखते हैं। सुनील मेज पर पड़ा एक टेलीफोन अपनी तरफ घसीटता बोला, उसका मौजूदा मिजाज कैसा है? उसने नारशोट राठी की कोठी पर कॉल लगाई। घंटी बजनी बंद हुई तो उसने खुद राठी को लाइन पर पाया। मिस्टर राठी, सुनील बोला। मैं सुनील बोल रहा हूँ, आपने मुझे पहचाना? हाँ भाई, जवाब मिला। पहचाना? क्या चाहते हो? आपसे बात करना चाहता हूँ। कर तो रहे हो? रूबरू बात करना चाहता हूँ। मैं उसकी जरूरत नहीं समझता। जो कहना है अभी कहो। सब इंस्पेक्टर अनिल कपूर कहता था कि आपके मिजाज में तब्दीली आ गई थी। लगता है कोई तब्दीली नहीं आई है। मिस्टर, प्लीज कम टू द पॉइंट। आई एम ऑलरेडी देयर। आई सेड आई वांट टू टॉक टू यू। आई आल्सो सेड दैट यू आर टॉकिंग टू मी। अभी मैं ये नहीं कह पाया था कि मैं किस बारे में आपसे बात करना चाहता था। अब कह लो। मैं उस स्कैंडल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कभी इकबालपुर में वाक़या हुआ था और जिसमें पिवोटल रोल आपका था। लाइन पर खामोशी छा गई। कहें तो सुनील आगे बढ़ा। मैं उस हाई फाई ड्रामे के एक दूसरे लीड कैरेक्टर का नाम बताऊं? बताओ। राठौर। आदमी या औरत? औरत, शादीशुदा, जिसका खाविंद उसे त्याग कर एक गैर औरत के साथ भाग गया था। लाइन पर फिर खामोशी छा गई। हेलो, लाइन पर ही है ना जनाब? उस बाबत क्यों तुम मेरे से मिलना चाहते हो? मुलाकात होगी तो बताऊंगा। फोन पर नहीं बताओगे? फोन पर मैं जितना बता सकता हूँ बता चुका हूँ। भाई, यूं दोनों का टाइम बचेगा। मेरे पास टाइम का कोई तोड़ा नहीं। आपके टाइम से मेरे को मतलब नहीं। तमीज और तहजीब से बिल्कुल कोरे जान पड़ते हो। जिस शख्स को आपने बुग्गा कहा, मच्छर कहा, कॉकरोच कहा, उससे आप कौन सी तमीज की, कौन सी तहजीब की उम्मीद लगाते हैं? कब मिलना चाहते हो? जितनी जल्दी मुमकिन हो। कहाँ मिलना चाहते हो? जहाँ आपकी सहूलियत हो। 8 बजे मेरी कोठी पर आ जाना। थैंक यू। मैं 8 और 8:30 के बीच। 8 बजे। मैंने फासले से आना है। दैट्स योर प्रॉब्लम। बट सर। 8 बजे। उसके बाद मैं बिजी हूँ। लाइन कट गई। सुनील ने रिसीवर क्रेडर पर रखा। क्या हुआ? रमाकांत उत्सुक भाव से बोला। 8 बजे नाटशोर अपनी कोठी पर बुला रहा है। मैं साथ चलूँगा। कोई जरूरत नहीं। तुम बिजी आदमी हो, तुम्हें यहाँ 100 काम है। ओए काका बल्ली, क्लब के काम मेरे भी। ओए माँ सदके, वो शख्स तेरे खिलाफ है। मैं खुद उसके खिलाफ हूँ। लगता है कहना नहीं मानेगा, अकेला ही जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, शेर पुत्र है, हर मुखालफत का मुकाबला कर सकता है। ये हुई ना बात। ठीक है, तू अपनी जिद कर और अकेला जा, लेकिन मेरी तसल्ली इस बात में है कि तू वहाँ अकेला नहीं होगा। क्या मतलब? राठी की निगरानी के लिए बोला था या नहीं बोला था? बोला था। तो निगरानी क्या घर बैठकर होती है? तुम्हारा मतलब है कोई राठी की निगरानी कर रहा है, इसलिए राठी जब नाटशोर में अपनी कोठी पर होगा तब वो शख्स भी आसपास ही कहीं होगा। वो शख्स नहीं, खास शख्स, और एक नहीं तो? क्या मतलब? जोरी और दिनकर दोनों राठी की निगरानी पर तैनात थे। ये बात गांठ बांध ले। बांध ली।
शाबाशे, आगे तू खुद समझदार है। सुनील खामोश रहा। अब तड़के का इंतजाम करें। सुनील ने कलाई घड़ी पर निगाह डालकर टाइम का हिसाब लगाया और फिर सहमति में सिर हिलाया। ठीक 8 बजे सुनील नाटशोर में राठी की कोठी के सामने खड़ा था। कोठी नीम अंधेरे के हवाले थी और सुनसान जान पड़ती थी। आसमान पर बादल घुमड़ रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और लगता था जैसे किसी भी क्षण पीछे राजनगर की तरह इधर भी बरसात हो सकती थी। रमाकांत के आदमियों का कहीं से कोई आवाज नहीं मिल रहा था। पता नहीं वो कहाँ थे और कैसे उस कोठी की निगरानी कर रहे थे। वो फाटक ठेलकर भीतर दाखिल हुआ, ड्राइवे पर चलता कोठी पर पहुंचा और सामने की बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर फ्रंट डोर पर पहुंचा। बरामदे में एक बीमार सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी वहां का अंधेरा दूर करने के लिए नाकाफी थी। फिर भी उसने देखा कि दरवाजा बंद नहीं था। उसका पल्ला चौखट से नहीं जुड़ा हुआ था, जिस वजह से पल्ले और चौखट के बीच बन गई जिरी जरा गौर करने पर देखी जा सकती थी। उसने कॉलबेल तलाश की। कॉलबेल का स्विच चौखट पर कंधे के लेवल पर था, लेकिन वो शायद खराब था, क्योंकि उसके नीचे से निकलकर एक तार एक गोल पुश बटन तक यूं पहुंची हुई थी कि ये पुश बटन स्विच की पोजीशन से काफी नीचे लटक रहा था। उसने नीचे झुककर पुश बटन को थामा और उसे एक बार दबाकर छोड़ दिया। कोई जवाब न मिला। उसने फिर घंटी बजाई। जवाब तब भी नदारद। दस्तक का भी कोई माकूल नतीजा सामने न आया। उसने तनिक हिचकिचाते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा निशब्द खुला। उसने भीतर कदम डाला और आगे गलियारे में निगाह दौड़ाई। स्टडी के बंद दरवाजे के नीचे रोशनी की लकीर दिखाई दे रही थी। लंबे डग बढ़ता वो उस दरवाजे पर पहुंचा। उसने उस पर दस्तक दी। भीतर से कोई जवाब न मिला। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे धक्का दिया तो वो निशब्द खुल गया। उसने भीतर कदम डाला तो पाया कि भीतर रोशनी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी निगाह पैन होती हुई बेडरूम के दरवाजे पर जाकर ठिठकी। वो दरवाजा 2 पल्लों वाला था और दोनों पल्ले यूं खुले हुए थे कि दोनों में कोई 3 इंच का फासला था। वो उस दरवाजे के करीब पहुंचा। छाती के लेवल पर दाएं पल्ले की लकड़ी कोने से यूं छिली हुई थी, जैसे कोई तीखी चीज बड़े वेग से उससे टकराई हो। हेलो, वो तनिक उच्च स्वर में बोला। मिस्टर राठी। कोई जवाब न मिला। शायद बेडरूम में अटैच बाथ में था। उसने दोनों पल्लों को भीतर को धकेला। वो थोड़े फासले तक तो खुले, लेकिन फिर कहीं अटक गए। उसने नीचे निगाह डाली तो उस सावधान की वजह सामने आई। फर्श पर राठी की खून से लथपथ लाश एक पहलू के सहारे यूं लुढ़की पड़ी थी कि छाती में गोली से बना छेद साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पथराई आंखें उसमें जीवन की कोई किरण बाकी होने से साफ इनकार कर रही थी। लाश के करीब जमीन पर एक तौलिया पड़ा था, जिस पर साबुन की झाग दिखाई दे रही थी। वैसी ही झाग हथप्राण के एक कान पर भी लगी दिख रही थी। उस घड़ी वो बनियान पजामा पहने था। वार्डरोब के हैंडल पर से हैंगर से लगा एक सूट लटक रहा था। बेड पर एक तह की हुई सफेद कमीज और लाल टाई पड़ी हुई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो कहीं किसी पार्टी में, किसी खास पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था और इसी वजह से ज़्यादा स्मार्ट दिखने के लिए शाम को शेव कर रहा था या सुबह शेव कर चुकने के बाद शाम को फिर शेव कर रहा था। जरूर इसी वजह से उसने सुनील को ताकीद दी थी कि वो पूरे 8 बजे वहां पहुंच जाए। अपनी उस तैयारी के दौरान उसे बाहर किसी की आमद की आहट मिली थी, जिसे सुनकर वो तौलिए से मुंह पोंछता हुआ बाहर को चला था, जबकि किसी तरह उसे एहसास हुआ था कि उस पर गोली चलाई जाने वाली थी।
उसने वापस कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की थी तो गोली बंद होते दरवाजे के एक पल्ले को छीलती उसकी छाती में आ लगी थी। तौलिए पर लगी जाग अभी बैठी नहीं थी और उसके गिर्द बिखरे खून में अभी चमक बाकी थी, जिससे जाहिर होता था कि वो हालिया वाक़या था। उसके वहां पहुंचने से थोड़ा ही अरसा पहले उसका कत्ल हुआ था। तब एक नई चीज पर उसकी निगाह पड़ी। लाश से परे टेलीविजन की ट्रॉली के नीचे एक गन लुढ़की पड़ी थी, मर्डर वेपन, जिसे कातिल राठी को शूट करने के बाद वहीं फेंक गया था। वो दरवाजे पर से हटा और स्टडी टेबल के करीब पहुंचा। उसने वहां पड़ा वो फ़ोन उठाया जिससे उसने वहां अपने पिछले फेरे में भी फ़ोन किया था और रमाकांत का नंबर डायल किया। तत्काल उत्तर मिला, मैं यहाँ नॉर्थ शोर पर राठी की कोठी में हूँ। वो बोला, तुम इस कोठी की निगरानी करने वाले अपने आदमियों से कांटेक्ट कर सकते हो? कर सकता हूँ। गुड, उनसे कांटेक्ट करो और बोलो कि वो फौरन यहाँ से कूच कर जाएं। कोठी की निगरानी छोड़ दें। हाँ। दोनों? हाँ भाई हाँ। वजह? बोलूँगा, अभी जो कहा है करो। तूने कहा तू राठी की कोठी पर है, तेरी उससे मुलाकात हो गई? हाँ। बातचीत हो गई? नहीं। नहीं? ओए, मुलाकात हुई तो बातचीत क्यों नहीं हुई? वो यहाँ मरा पड़ा है, किसी ने उसे शूट कर दिया है। ओह, अब तुम बराए मेहरबानी भगोड़ों की तलाश के काम को और तेजी से कराओ। वजह? तेरे ख्याल से कासनीवाल कातिल है? अभी कुछ पता नहीं, मिलेगा तो पता चलेगा ना। फोन तू राठी की कोठी से ही कर रहा है? हाँ। कमला हुआ है, निकल ले वहां से, वरना पुलिस तेरे को ही कातिल समझ लेगी। समझ लेने से क्या होता है, बंद करता हूँ। लेकिन तू। सुनील ने लाइन काट कर 100 नंबर डायल किया। जो मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनिए। सुनील मशीनी अंदाज में बोला, मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। इस वक्त मैं नॉर्थ शोर में नंदन राठी नाम के शख्स की कोठी पर हूँ और वहीं से फ़ोन कर रहा हूँ। कोठी का नंबर 42 है। मेरी नंदन राठी से 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी, जिस पर कि मैं एंड टाइम पर पहुंचा था। यहाँ मैंने कोठी के फ्रंट डोर को अनलॉक्ड पाया था और मेरे कई बार घंटी बजाने पर भी भीतर से कोई जवाब नहीं मिला था। आखिरकार मैं भीतर दाखिल हुआ था तो मैंने नंदन राठी को उसके बेडरूम में मरा पड़ा पाया था। कैसे मरा? पूछा गया। किसी ने शूट कर दिया। वहाँ लाश के करीब ही एक गन लुढ़की पड़ी है और मुझे लगता है कि वही मर्डर वेपन है। ये पक्का है कि वो मर चुका है? हाँ। कोठी में और कौन है? मेरे ख्याल में कोई नहीं है, होता तो कॉलबेल का जवाब देता। आपके साथ कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला यहाँ आया था, अभी भी अकेला हूँ। पता 42 नॉर्थ शोर? बोला। हाँ। नाम क्या बताया था आपने अपना? सुनील चक्रवर्ती। आप लास्ट वाले सुनील तो नहीं? वही हूँ। आप वहीं रहिए, किसी चीज को हाथ न लगाइए, किसी को कोठी के भीतर न आने दीजिए। कोई पहले से भीतर है तो उसे मौकाए वारदात के करीब न फटकने दीजिए। पुलिस पहुंचती है, संबंध विच्छेद हो गया। चैप्टर 3। मौकाए वारदात पर जो पुलिस पहुंची वो चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अनिल कपूर और 2 मातहत, एक हवलदार और एक सिपाही थे। तीनों ने खामोशी से लाश पर निगाह डाली। साहब जी, हवलदार धीरे से बोला, मरा पड़ा है। यूं कूदकर नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अनिल कपूर यूं बोला जैसे बच्चे को पढ़ा रहा हो सकता है सो रहा हो या बेहोश हो गया हो। साहब जी, कंट्रोल रूम को साफ बोला गया था
कि कत्ल का केस था। बोलने वाले का क्या है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। फोन पर बोलने वाले की शक्ल जो नहीं दिखाई देती। उसने अपना नाम बताया था, परिचय दिया था। बोला ना, बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं। बोले कोई और कहे कोई और बोल रहा है, उनका क्या जाता है। बंदा सोया हो, नशे में बेसुध हो, बोल दिया मरा पड़ा है। पर साहब जी, देखो कितना खून। कैसे मालूम खून है, लाल रंग भी तो हो सकता है। छाती में गोली का सुराग दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये छाती न हो, या ये सुराग न हो, या गोली का न हो। हवलदार भुचक्का सा अपने दरोगा का मुंह देखने लगा। वैसे है ये छाती में गोली का सुराग ही, और ये शख्स अपने खून में लथपथ मरा पड़ा है। मैंने वो बातें इसलिए कही कि अच्छे ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग को हर संभावना पर विचार करना चाहिए, समझे। हाँ साहब जी। फिर अनिल कपूर सुनील की तरफ घूमा। फिर यहाँ पहुँच गए। वो तनिक झुंझलाए स्वर में बोला, राठी से मिलने आया था। सुनील शांति से बोला, मिलने आए थे या जबरदस्ती उसके गले पड़ने आए थे। मिलने आया था, गले पड़ने की क्या जरूरत थी। खुद तुमने तो उसके मिजाज में आई तब्दीली का जिक्र किया था, फिर गले पड़ने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बकायदा उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करके उसकी इजाज़त से यहाँ आया था, और आके फिर कोई डिस्प्यूट खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से खून खराबे की नौबत आ गई थी। नहीं, डिस्प्यूट की नौबत ही नहीं आई थी, वो तो पहले से ही यहाँ मरा पड़ा था। किसने मारा, मुझे क्या पता किसने मारा। कातिल का पता लगाना पुलिस का काम है। तुम पुलिस हो, मौके वारदात पर एक्सप्रेस पहुंची पुलिस हो, लगाओ पता। अगर मैं कहूं कि कातिल मेरे सामने खड़ा है। क्या? दिन में मेरे सामने तुम उसे अपनी भूल का खामियाजा भुगतने के बाबत धमका रहे थे। कह रहे थे बुरे के घर तक पहुंचकर दिखाओगे, उसका पलंदा बांधकर दिखाओगे। तुम्हारी उस धमकी को याद करके अगर मैं कहूं कि तुम्हें यहाँ शूटिंग की है, तुम ही ब्लंडर हो। ब्लंडर? खूनी? तो जवाब दो तो मैं कहूँगा पिछली बार से तुमने कोई सबक नहीं लिया। कौन सी पिछली बार? जब इसी इलाके में दिलीप थापर का कत्ल हुआ था, और वो कत्ल जब तुमने मेरे सिर थोपने की कोशिश की थी, तो याद करो तुम्हारी कितनी किरकिरी हुई थी। तब मुझे कत्ल के केस का कोई तजुर्बा नहीं था। अब हो गया है। तब से अब तक 10-20 कत्ल हैंडल कर चुके हो और कातिलों को पकड़ चुके हो। उसके बिना भी तजुर्बा बढ़ता है। अच्छा, वो कैसे? सब सामने आ जाएगा। जब कोई शख्स मौका वारदात पर लाश के साथ पाया जाता है, तो सबसे पहले कत्ल का शक उसी पर किया जाता है। मैं कोई शख्स नहीं हूँ, प्रोमिनेंट मीडिया पर्सन हूँ, एक नेशनल डेली का चीफ रिपोर्टर हूँ। ऐसा मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि नेशनल डेली का चीफ रिपोर्टर कातिल नहीं हो सकता। कातिल कोई कातिलिस्तान से नहीं आते, यहीं से आते हैं। तुम भूल रहे हो कि जिस शख्स ने कत्ल की खबर पुलिस को दी थी, वो मैं था। अगर मैं कातिल होता तो कत्ल के बाद यहाँ से हवा हुआ होता, या पुलिस को कत्ल की खबर देने के लिए यहाँ रुका होता। तुम्हारे न खिसकने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। क्या? मालूम करेंगे, बहुत कुछ मालूम करेंगे। अभी तो बस आए हैं। कत्ल की तफ्तीश तुम ही करोगे। उसने जवाब न दिया। तुम्हारी खामोशी ही बताती है कि ऐसा नहीं है। हेड ऑफिस से कोई आएगा, वो उखड़े स्वर में बोला। मेरा भी यही ख्याल था। कैसा ख्याल? तुम तो महज इसलिए यहाँ हो क्योंकि नॉर्थ शोर की पुलिस चौकी इस जगह के करीब है, वरना कत्ल का केस तुम्हें देना तो तुम्हें हवाई जहाज उड़ाने को बोलने जैसा है। तुम राठी से क्यों मिलना चाहते थे? तुमने कहा था ना कि
उसके मिजाज में तब्दीली आई थी। मैं उस तब्दीली को खुद तस्दीक करना चाहता था कि मैं अब उसे मच्छर, बुग्गा या कॉकरोच नहीं लगता था। ये असल वजह नहीं हो सकती, यही असल वजह होगी। लेकिन तुम्हारे यहाँ पहुँचने के बाद जरूर तुम दोनों में किसी झगड़े फसाद की नौबत आ गई होगी। उसने फिर तुम्हारी इज्जत उतार दी होगी और ताव में आकर तुमने उसकी शूटिंग कर दी होगी। उसने मेरी इज्जत उतारी तो फिर उसके मिजाज में तब्दीली क्या आई? भाई तुम भी तो स्पेशलिस्ट हो लोगों को खमखा हड़काने में, और मेरे जैसे लोगों को जाकर स्पेशलिस्तान में रहना चाहिए। मजाक मत करो और याद रखो, मैं जब 1-2 का 12 करने पर आता हूँ तो अपना पराया नहीं पहचानता। तो तुम्हारी कंसीडर ओपिनियन ये है कि कातिल तुम्हारी जुबान में ब्लंडर मैं हूँ हो सकते हो? दरोगा जी, सुनील आप भरकर बोला, कुछ न सीखा पुलिस की नौकरी में, फिर भी कुछ सीखा तो घोड़े के आगे बग्घी जोतना सीखा। क्या मतलब? अरे मुझे कातिल करार देने से पहले और नहीं तो ये तो देख लिया होता कि वो फर्श पर लुढ़की पड़ी गन मर्डर वेपन है या नहीं, है तो वो मेरी मिल्कियत है या नहीं, उस पर मेरी उंगलियों के निशान है या नहीं। अब देख लिया जाएगा। तुम्हें मालूम है मरने वाला मेरे खिलाफ था, तो क्या हुआ? पाबंदी तो एनिमा से मिलने पर भी नहीं होती। एनिमा, बड़े वाला एनिमी, गोड शत्रु। और मैं क्या बोला? ऐसे शख्स से बनियान पजामा पहन के शेक करते हुए मिलते हैं। जब तुम पहुंच ही गए थे तो वो मुझे इंतजार कराता। जो काम वो कर रहा था उससे निपटकर प्रॉपर्ली ड्रेसअप के बाद मेरे रूबरू होता। इसका एक ही मतलब हो सकता है। क्या तुम चोरी से यहाँ घुसे और एकाएक उसके सिर पर जा खड़े हुए और मैंने उसे शूट कर दिया, सॉरी शूटनिंग कर दी? हाँ, बड़े यकीन से कह रहे हो? हाँ, मैं हर बात यकीन से ही कहता हूँ, कभी कच्ची बात नहीं करता। बढ़िया, तो फिर मैं खुद को गिरफ्तार समझूं? बेशक समझो, लेकिन इस बाबत फैसला इंस्पेक्टर साहब आके करेंगे। कौन से इंस्पेक्टर साहब? प्रभुदयाल साहब। मूर्ख दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ अनाप शनाप बोला तो सीधा 1-2 का 12 कर दूंगा। अरे मेरी मजाल नहीं हो सकती, मैं क्या पुलिस की ताकत को नहीं पहचानता? हाँ, यही सुर बरकरार रखना। हुक्म सिर माथे दरोगा जी। तो तुम्हारी मकतूल से 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी। सुनील ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने वहां कदम रखा। वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम के साथ वहां पहुंचा था। सुनील को वहां देखकर उसने उसकी तरफ इतनी ही तवज्जो दी कि उसे वहां से बाहर निकल जाने का हुक्म दंदना दिया और उसके पीछे दरवाजा बंद कर लिया। सुनील गलियारे में एक दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कश लगाता वक्त गुजारी करने लगा। 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। अनिल कपूर चौखट पर प्रकट हुआ और उसने उसे भीतर आने का इशारा किया। सुनील भीतर पहुंचा तो उसने पाया कि बेडरूम में टेक्नीशियन अभी भी व्यस्त थे और बाकी पुलिसिया भी वहीं थे। स्टडी में सिर्फ प्रभुदयाल था जो कि टेबल के करीब खड़ा था। सुनील उसके सामने जा खड़ा हुआ। बैठो, वो गंभीरता से बोला। माई बाप, आप बैठे तो बैठू ना। सुना नहीं? प्रभुदयाल कंकश स्वर में बोला। सुनील एक विजिटर चेयर्स पर ढेर हुआ। प्रभुदयाल उसके सामने नीचे टांगे लटका के मेज पर बैठ गया। अनिल कपूर तत्पर भाव से उसके बाजू में खड़ा हो गया। प्रभुदयाल ने अपलक उसे देखा। सुनील ने भी वैसे ही उससे निगाह मिलाई। कुछ क्षण बाद प्रभुदयाल की निगाह भटकी और उसने वही सवाल दोहराया जिसके दौरान वो वहां पहुंचा था। तो वो बोला, तुम्हारी मकतूल नंदन राठी से 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी।
जाहिर था कि वो अनिल कपूर की जुबानी सविस्तार सब कुछ सुन चुका था। हाँ, सुनील ने उत्तर दिया। साबित कर सकते हो? कैसे साबित कर सकता हूँ? ये बात यहाँ राठी जानता था या मैं जानता हूँ? राठी तो मर गया और मेरी बात पर आपको यकीन नहीं आने वाला। किसी ने तुम्हें वो अपॉइंटमेंट फिक्स करते देखा सुना था? मैंने अपॉइंटमेंट अपने दोस्त रमाकांत के सामने फिक्स की थी। रमाकांत की गवाही किसी गिनती में नहीं आती। खामखा, मुझे मालूम है कैसा दोस्त है वो तुम्हारा। कैसा दोस्त है? तुम्हें मालूम है। मेरा मुंह न खुलवाओ तो अच्छा होगा। अगर वो गवाही खारिज है तो मेरे पास अपॉइंटमेंट या उसके टाइम को स्थापित करने का कोई जरिया नहीं। यहाँ कैसे पहुँचे थे? टैक्सी पर। टैक्सी पर किस लिए? तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ गई? राजनगर में उसी पर रवाना हुआ था। रास्ते में बारिश होने लगी थी, इसलिए मोटरसाइकिल को पार्क करके टैक्सी की। यहाँ तो बारिश नहीं हुई जान पड़ती, वहाँ हो रही थी। टैक्सी कहाँ से पकड़ी? किसी टैक्सी स्टैंड से? नहीं, रात चलते पकड़ी। नंबर मालूम है? कैसे मालूम होगा? टैक्सी पर सवार होते वक्त उसका नंबर कौन देखता है? कितने पैसे लगे? 350 रुपये। कहाँ से सवार हुए थे? शंकर रोड से। अगर पता करने पर यह मालूम पड़े कि शंकर रोड से यहाँ तक इतना किराया नहीं लगता तो मैं कहूँगा टैक्सी का मीटर फास्ट था, टैक्सी वाले ने मुझे चूना लगा दिया। जवाब पहले से ही सोच के रखा हुआ था, इसलिए किराया जानबूझकर हायर साइड में बताया। ऐसी कोई बात नहीं। होगी भी तो तुम कौन सा कबूल कर लोगे? आप अपने महातज से नोट एक्सचेंज कर चुके हैं, कर भी चुके होंगे, तभी तो आते ही मुझे बाहर किया। क्यों पूछ रहे हो? आपको अपने महातज के रोशन ख्याल से इत्तेफाक है कि ब्लंडर मैं हूँ? क्या? बताओ भाई। सुनील अनिल कपूर से बोला। खूनी अनिल कपूर बोला। प्रभुदयाल के चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए। उसने कुछ क्षण घूर कर अनिल कपूर को देखा और फिर वापस सुनील से मुखातिब हुआ। अपने कातिल न होने के बाबत जो दलील तुमने मेरे यहाँ पहुँचने से पहले दी थी वो मैंने सुनी है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, सुनील बोला। तो तुम्हारा कहना है कि जिस ड्रेस में मकतूल था वो तुम्हारे रूबरू होने के लिए मुनासिब नहीं थी? हाँ, मेरा ये भी कहना है कि जो कोई भी यहाँ इस बाहरी कमरे में इस स्टडी में था वो मकतूल का जाना पहचाना था, इसलिए स्टडी तक उसके पहुँच जाने से मकतूल को कोई हैरत नहीं हुई थी और इसलिए वो तौलिए से मुंह पोंछता उससे बात करने के लिए इधर को चल दिया था। लेकिन जब उसने बेडरूम से निकलकर स्टडी में कदम रखा था तो उसे यहाँ कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसकी वजह से उसे एकाएक एहसास हुआ था कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही थी। नतीजतन वो लपककर वापस बेडरूम में दाखिल हो गया। तौलिया फेंककर उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की ताकि बंद दरवाजे के पीछे उसे पनाह मिल पाती, लेकिन दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो पाने से पहले ही यहाँ बाहर से गोली चली तो बंद होते दरवाजे के एक पल्ले को छीलती उसकी छाती में जा घसी। वो दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो गया होता तो गोली पल्ले में सुराख बनाती उसे जाकर लगी होती तो दरवाज़ा भीतर से बंद होता और मुझे खबर ही न लगी होती कि वो जिंदा या मुर्दा बेडरूम में था। गोली खुले दरवाजे में से चली होती तो न पल्ला छिला होता और न उसमें सुराख होता। वेरी वेल सैड, थैंक यू। ये बात तुमने एसआई अनिल कपूर को क्यों नहीं बताई? वजह आपको मालूम होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। क्योंकि बात दरोगा साहब की समझ में नहीं आने वाली थी। सर, अनिल कपूर भड़का, ये मेरी इंसल्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? इंसल्टिंग, तौहीन। अरे मजाक की बात थी। मजाक की बात जाके मजाकिस्तान में करे। अरे भाई, ये एएसएम है,
इसे ऐसी बातें माप है। ASM, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, लेकिन ये तो आदत से मजबूर। नाउ कीप योर कूल। बड़े अनिच्छा के भाव से अनिल कपूर खामोश हुआ। तो प्रभुदयाल फिर सुनील से मुखातिब हुआ। तुम्हारे ख्याल से मकतूल के किसी करीबी ने उसका खून किया है? करीबी नहीं तो, सुनील बोला, अच्छी तरह से वाकिफ तो बराबर, जो कि तुम नहीं हो। मैं कहाँ से होता? मैं आज सुबह पहली और आखिरी बार उससे मिला था। तो क्या हुआ? तुम तो एक ही मुलाकात में जादू कर देते हो, किसी को भी अपना बना लेते हो। इस बार उलट हुआ था, उसने मुझे अपना बना लिया था। दोस्त? दुश्मन? पता नहीं, मेरे मुंह पर बीट लगी देख ली थी कि फौरन ही मेरी सूरत से बेजार हो गया था। इरादतन तौहीन की उसने मेरी। मुझे कॉकरोच बोला, घर से बाहर निकल जाने को बोला। आपका ऐसा ही इस बात का गवाह है। उस तौहीन से भड़ककर तुम यहाँ वापस लौटे और बदला चुकाने की नीयत से उसे गोली मार दी। ओ माय गॉड! ऐसी करतूत की हो तो आखिर गॉड ही याद आता है। बंदा नवाज, पिछले दिनों श्याम तिवारी मर्डर केस के दौरान आपने मेरे लिए धमकी जारी की थी कि कभी आप मुझे कत्ल के ऐसे केस में न सिर्फ फंसा के दिखाएंगे बल्कि सजा दिलवा के दिखाएंगे, जो कि मैंने नहीं किया होगा। आपके मौजूदा रवैये से क्या मैं समझूं कि वो नामुराद घड़ी आ गई है? नहीं, प्रभुदयाल पूरे इत्मीनान से बोला, अभी उसमें टाइम है। शुक्र है खुदा का, लेकिन बात आपने संजीदगी से कही थी। हाँ, पूरी, मजाक नहीं किया था। नहीं। सुनील ने एक फरमाइशी शर्त आ भरी। अब बोलो, चिराग कासनीवाल कहाँ है? मैं बोलूं? सुनील ने हैरानी जताई। और कौन बोले? मकतूल के खिलाफ तुम ही तो उसके हिमायती बने हुए हो। माई बाप, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये कत्ल का केस है, एक बड़े आदमी के कत्ल का केस है। ऐसे केस की तफ्तीश क्या सब कुछ जाने बिना होती है? मेरे को उसकी कोई खबर नहीं। उसकी बहरी हाउसकीपर से बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि कल रात 10:30 बजे वो कहीं के लिए घर से निकला था, लेकिन लौटकर नहीं आया था, क्योंकि वो मकतूल की बीबी के साथ भाग गया था। बीबी की राठी के नाम पीछे छोड़ी चिट्ठी से ऐसा जान तो पड़ता है। सर, अनिल कपूर बोला, मकतूल को पूरा यकीन था कि ऐसा ही हुआ था। उसने बहुत जोर देकर ये बात कही थी। उस बात का कत्ल से क्या रिश्ता? सुनील बोला। तुम्हें नहीं दिखाई देता? प्रभुदयाल बोला, या देखना नहीं चाहते हो? कासनीवाल के हिमायती हो, इसलिए उसके खिलाफ जातिवाद को नज़रअंदाज करना चाहते हो। क्या कहना चाहते हो जनाब? कासनीवाल राठी की बीबी के साथ भाग गया। बीबी की जुबानी उसे पता लगा कि राठी उसे कैसे कैसे सताता था, उस पर कैसे कैसे जुल्म ढाता था। उन बातों से भड़क कर वो चुपचाप वापस लौटा और उसने आकर राठी को शूट कर दिया। गुस्ताखी माप बंदा नवाज, लेकिन जरा ज़्यादा ही लंबी छोड़ रहे हो। क्यों भला? ये बात तो तुम्हारी उस थ्योरी पर बिल्कुल फिट बैठती है जो तुमने अभी बयान की। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।